नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में प्रोटोकॉल पर आपस में भिड़े भाजपाई, सभापति और एमआईसी सदस्यों के बीच जमकर हुई तकरार। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कसा जोरदार तंज। तखतपुर के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर, स्थानीय विधायक के साथ लिया निर्माण कार्यों का जायजा। नवनिर्मित सीएससी सेंटर में अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। नए साल का जश्न मनाने कानन पेंडारी पहुंची सैलानियों की भीड़, पहले जैसी रौनक नहीं दिखने की शिकायत। असामाजिक तत्वों के कारण बिगड़ा माहौल। पहले ही दिन सरकारी आदेश की उड़ी धज्जियां, कहीं नहीं हुआ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का पालन। कलेक्टर ने कहा आदेश पर होगा पूरी तरह अमल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा में प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर का अंतर विरोध खुलकर सामने आ गया। मुद्दा प्रोटोकॉल का था, लेकिन यही प्रोटोकॉल विवाद एमआईसी सदस्य और सभापति को आमने सामने ले आया। बैठक का माहौल गरमाया, बयानबाजी तेज हुई और पार्टी की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक मंच पर उजागर हो गई। विवाद की शुरुआत सामान्य सभा के दौरान हुई, जब सभापति विनोद सोनी ने एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार को बैठक व्यवस्था का हवाला देते हुए महापौर के पीछे बैठने को कहा। इसी बात पर आपत्ति दर्ज हुई और मामला तूल पकड़ता चला गया। बात यही नहीं रुकी, यह गतिरोध मेयर इन काउंसिल की बैठक तक पहुंच गया, जहां नियमों के अनुसार सभापति के बैठने का प्रावधान नहीं होने का मुद्दा उठा। इस पर एमआईसी सदस्य ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद बुधवार भर नगर निगम के गलियारों में सियासी खींचतान चर्चा का विषय बनी रही। मैंने एमआईसी में अपनी बात को रखा कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल के तहत जब मुझे वहाँ पे पालन करने के लिए कहा गया तो यहाँ भी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। प्रोटोकॉल में सभापति जी के बैठने का यहाँ पर स्थान है या नहीं है, ये स्पष्ट करें। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के तहत एमआईसी मेंबर और महापौर बैठ सकते हैं, सभापति जी को बैठने का अधिकार नहीं है। मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन करें तो वो भी प्रोटोकॉल का पालन करें। ये क्या विजय ताम्रकार बताएगा मेरे को? तो एमआईसी में बैठने का अधिकार है नहीं है। इंग्लिश समय कौन बैठता था एमआईसी में? सभापति बैठता था ना। सभापति कौन था? विनोद सोनी था ना। किशोर राज में कौन बैठता था? जो महापौर है पूजा बिधानी का पति अशोक बिधानी, नहीं मालूम क्या उसको? अभी रामचंद्र महापौर था, रामचंद्र साहब कौन बैठता था? छोटे भाई बैठता नहीं बैठता था। मुझे पाठ पढ़ाने की, उनसे पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है। 35 साल हो गया, महापौर भी रह चुका हूँ, सभापति भी रह चुका हूँ, चेयरमैन भी रह चुका हूँ। ये सीखे नियम कानून वरिष्ठता, सम्मान करना सीखे, नहीं सम्मान कराना सिखा भी दूंगा। मामले पर प्रतिक्रियाएं भी तेज रही। एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने कहा कि उन्होंने केवल नियमों और प्रोटोकॉल के पालन की बात कही है, इसमें हंगामा करने जैसा कुछ नहीं है। वहीं महापौर पूजा विधानी ने साफ कहा कि बैठक संचालन उनका विशेष अधिकार है, लेकिन यदि भविष्य में इस तरह का गतिरोध दोबारा सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। उधर सभापति विनोद सोनी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वरिष्ठों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बार बार प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाने पर जवाब दिया जाएगा। कल एमआईसी की बैठक थी, उसमें सुनने में आया कि कहीं तीखी नोकझोंक हुई है, जो हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी लंबे समय से नगर निगम में पार्षद के रूप में, एमआईसी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में काम किया हूँ। सदन को सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि शहर के विकास में किसी प्रकार की बाधा ना हो। और जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं वर्तमान परिषद में आंतरिक कलह है, जिसके कारण ये सब बातें आ रही हैं। और कलह तभी होता है जब कहीं पर कुछ न कुछ ऊंच नीच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो काम हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है,
और बाकी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, राय शुमारी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें सदन के नेता को सोच करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अगर यहाँ पर मेरी टीम कोई भी छोटी छोटी नोक झोंक के साथ अपना टाइम पास यहाँ करते हैं तो आइंदा ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध को मैं तो हटाने का काम करूँगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। तो ये गलत है कि छोटी छोटी बात के लिए, कोई भी नहीं है, एक प्रोटोकॉल के लिए जो है कल जो भी नोक जो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोनों ने गले मिला है और बढ़िया हमको काम करना है साथ में मिलके, लेकिन नाराजगी दोनों में थी और उसके बाद वो ठीक भी कर लिया गया है। भाजपा के इस अंदरूनी टकराव पर विपक्ष ने भी तंज कस दिया है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने कहा कि भाजपा के भीतर का विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है, सदस्य आपस में ही उलझे हैं। उन्होंने चेताया कि इस राजनीतिक खींचतान का असर शहर के विकास कार्यों और जनता के हितों पर नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर अनुशासन के लिए पहचानी जाने वाली पार्टी के भीतर का यह टकराव अब सार्वजनिक हो चुका है और सवाल यही है कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालती है, क्योंकि नगर निगम में चल रही यह आपसी लड़ाई विपक्ष को मुद्दा भी दे रही है और विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े कर रही है। जय न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में नए साल 2026 का स्वागत पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ किया गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा शहर हैप्पी न्यू ईयर के नारों से गूंज उठा। हर तरफ खुशियों का माहौल नजर आया और लोगों के चेहरों पर नई उम्मीदों की मुस्कान साफ दिखाई दी। नए साल की पहली रात शहर के लिए यादगार बन गई। आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजी ने रात को रोशनी से भर दिया। चमकती रोशनी और रंगों की छटा ने शहर को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया। चौक चौराहों, कॉलोनियों और प्रमुख स्थलों पर लोग जश्न में डूबे नजर आए। युवाओं ने लाइव बैंड और म्यूजिक पर जमकर डांस किया। बच्चे खुशी से झूमते रहे और वहीं बुजुर्गों ने भी नए साल की बधाइयों के साथ इस पल का आनंद लिया। कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आए। नए साल के आगमन पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बिलासपुर में नए साल का जश्न खुशियों, उल्लास और उम्मीदों से भरा रहा। नववर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को बिलासपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई, जहां जिले भर में करीब 700 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई और शहर व आउटर एरिया में लगभग 70 स्थानों पर चेक पॉइंट लगातार निगरानी की गई। बिलासपुर पुलिस की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य शहर को क्राइम मुक्त और दुर्घटना मुक्त बनाए रखना था, जिसके तहत लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग की गई। पुलिस द्वारा आम नागरिकों और आयोजकों को स्पष्ट समझाइश दी गई कि आउटर एरिया में रात 10:30 बजे तक ही नए साल का उत्सव मनाया जाए। वहीं शहर के अंदरूनी इलाके में 12:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शहर के होटल, ढाबों और अन्य आयोजन स्थलों पर भी पुलिस ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर कार्यक्रम का समापन किया जाए और किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद की स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आयोजन को बंद कराने और संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसका असर भी देखने को मिला। 31 की रात शहर में ना कोई बड़ी दुर्घटना हुई, ना ही किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस बार नए साल और 31 को लेकर बिलासपुर पुलिस ने इस बार नई योजना बनाई है, जहां पर लगभग 700 से अधिक पुलिस फोर्स पूरे बिलासपुर शहर में लगाई गई है और पूरे शहर भर में 70 से अधिक जगह पर चेक पॉइंट लगाया गया है। यहां तक कि रोड में स्टॉपर भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे पूरे पुलिस फोर्स यहाँ सिपर चौक में भी मौजूद है और केवल यही नहीं, पूरे शहर भर में मौजूद है। आप देख सकते हैं एक गाड़ियाँ जहाँ पे आ रही है वहाँ पर क्राइम मुक्त और जो पूरी गाड़ियां हैं अगर कोई शराब पी कर आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मौजूद अधिकारियों से अभी बात कर लेते हैं। जी सर, अभी आप लोग कितने देर से अभी आप लोग मौजूद हैं सर यहाँ पे? यहाँ लगातार 8:30 बजे से
पुलिस की चेकिंग चल रही है। किसी प्रकार का कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। 3 सवारी चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी तुरंत ही आप पीछे देख सकते हैं किस तरह घटना है और तो मौके पर पुलिस जो मौजूद है वो तत्काल गाड़ियों को रोका गया है। ये जो सर अभी लगातार शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार हर थाने में की जा रही है, लेकिन आज कुछ विशेष तरह का पॉइंट लगाया गया है। क्या उसका मकसद है बिलासपुर पुलिस का? मेन मकसद है बिलासपुर पुलिस का कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं और एक्सीडेंट से जो क्षति होती है, जनहानि होती है, इसको रोकने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, किसी को जान माल की हानि ना हो। क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री की एक योजना बनाई गई है 31 और 1 मार्च को लेकर, तो उसमें भी आप लोग सक्रिय हैं। अभी पूरे फोर्स लगी हुई है, 70 जगह चेक पॉइंट लगाया गया है कि कितने ऐसे लोग अभी दिखे हैं जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं? अभी जो भी मिले हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट लगाए गए जिन पर जहां पर भी लोग ड्रंक ड्राइव मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं जैसा कि अभी टीआईजी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पीछे भी गाड़ियों को रोका जा रहा है, लगातार यहाँ पे पूरी फोर्स जुटी हुई है और जो भी शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कितने पुलिस फोर्स यहाँ पे केवल सिपल चौक में लगी हुई है और यही नहीं पूरे शहर भर में 70 से अधिक जगह चेक पॉइंट लगाया गया है और जितने भी वाहन जो शराब पीकर चलाने उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ तक कि जो वरिष्ठ पुलिस जो महोदय है रजनीश सिंह, उनके द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है कि 31 और नए साल को क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री करके रखा जाएगा। उसी कड़ी में ये सभी लोग मौजूद हैं और पूरे शहर भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। नए वर्ष के मद्देनजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चल रहे 20 दोपहिया वाहनों और एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान ऐसे कई वाहन चालक भी सामने आए जो शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। यह अभियान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सड़क हादसों पर रोक लगाने और नए वर्ष के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाया गया, ताकि सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से सुरक्षित बना रहे। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है नववर्ष को शांतिपूर्वक से संपन्न कराने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कल से ही एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर और शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं जो 3 सवारी या हुड़दंगी जो लोग हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जानी है। जिसमें कल जो है सक्रिय पुलिस ने 20 से ज़्यादा वाहनों पर कार्रवाई की है, जिसमें 185 या जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर और अन्य प्रकरण भी शामिल हैं और ये कार्यवाही आज भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि जो बिलासपुर की जनता एक शांत और शांतिपूर्ण माहौल में नव वर्ष को मना सके और हमारी जनता से अपील भी है कि वो नव वर्ष को एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और घर पर ही वो अपने परिजनों के साथ नव वर्ष का जो है आनंद लें। राज्य सरकार ने विधि विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए पैनल अधिवक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2013 से अब तक पैनल वकीलों को प्रतिदिन मात्र 1500 रुपए मानदेय दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। लंबे समय से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत महाधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक विधिक कार्यों का निर्वहन करेंगे। हालांकि कुछ विशेष मामलों में नियमों के अनुसार अपवाद लागू रहेंगे। सरकार ने यह भी तय किया कि बिलासपुर हाईकोर्ट में पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर मानदेय दिया जाएगा और यदि एक ही दिन में एक से अधिक मामलों में सुनवाई होती है
तब भी निर्धारित मानदेय ही देय होगा। साथ ही यह शर्त रखी गई कि संबंधित दिन में कम से कम एक मामले में अधिवक्ता का न्यायालय में उपस्थित होकर खड़ा होना अनिवार्य होगा, तभी वह मानदेय का पात्र माना जाएगा। विधि विभाग द्वारा जारी इस आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिसे प्रशासनिक और विधिक हलकों में राज्य के विधिक तंत्र को अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह के साथ कुछ समय के लिए तखतपुर निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर के 2-3 प्रमुख स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता व समयबद्धता अनुसार सुनिश्चित काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तखतपुर में प्रस्तावित 50 बिस्तरी अस्पताल के लिए स्थल का चयन भी किया गया, जिसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा बताया गया। कलेक्टर और विधायक ने नवनिर्मित CSC सेंटर का निरीक्षण किया, जहां भारी अव्यवस्था और बिजली सप्लाई से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने, पावर सप्लाई दुरुस्त करने और परिसर को कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द तखतपुर धूल मुक्त और व्यवस्थित नगर के रूप में नजर आएगा। निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, सभी पार्षद, विभागीय अधिकारी एवं व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल CSC तखतपुर बना हुआ है, उसमें अप्रोच रोड की प्रॉब्लम थी, तो अभी टेम्परेरी अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। इसका परमानेंट अप्रोच रोड बनाने के लिए अभी हम बजट में हम लोग इसका प्रपोजल भेज रहे हैं। साथ में सार मत से भी हम लोग भेजेंगे, जो भी जल्दी सेंक्शन हो जाएगा उस पर काम कराएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और बड़ा हॉस्पिटल बनना है, तो उस कैंपस पे वो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, उसको लेकर के आज हम लोग देखने आए थे। तो नए बिल्डिंग को हम देखने गए थे। एक तो पहली बात यह है कि वो बिल्डिंग जब बनी उसी वक्त उसका चयन करता लोग फालतू जगह का चयन किए हैं। बहुत गड्ढा है, कोई अप्रोच रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तो अभी उस आधे अधूरे बिल्डिंग को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अस्पताल प्रारंभ करना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उस दिशा में अधिकारियों से और अन्य लोगों से बातचीत हुई है। वहाँ पानी की, बिजली की व्यवस्था करके ही अस्पताल को शिफ्ट करेंगे और जैसा अधिकारियों ने बताया उसमें 10-15 दिन लगे, परंतु उसके बाद भी वहाँ बहुत काम बाकी है। अस्पताल के अप्रोच का रोड नहीं है, अभी ले दे के उसमें गिट्टी मुरुम डलवाए हैं, नहीं तो आदमी तो आ ही नहीं सकता था। आजू बाजू गड्ढे हैं, उसमें तो मछली पालन भी हो सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जहाँ है, जो है, जैसा है, जो भी निर्णय हुआ है उसी के आधार पर वहाँ पर अस्पताल को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर यहाँ के व्यापारीगण सब चाहते थे कि मुख्य मार्ग पे उनकी दुकान थोड़ा सड़क के ऊपर है, स्कूल की जगह है, अगर पीछे हटा के उनको बनाने की अनुमति दी जाए। तो आज मैंने माननीय कलेक्टर को वो जगह भी दिखाया और उनसे निवेदन भी किया कि 10 फीट पीछे जगह देने से कोई अस्पताल स्कूल का ग्राउंड और भवन कहीं पर कुछ भी व्यवधान नहीं होगा और वो उनका किराया भी स्कूल को मिल जाएगा, तो बच्चों की सुविधा के लिए वो काम आएगा। और लगे हाथ उनको चौपाटी भी दिखाने लाया। ये चौपाटी बीच में पुलिस विभाग के द्वारा इसको रोक दिया गया था, हालांकि माननीय SP महोदय से निवेदन करके ये रोक टोक हटा दिया गया है। अब नगर पालिका के द्वारा यहाँ चौपाटी का निर्माण हो रहा है, उसके लिए राशि शासन से आ चुकी है। ये चौपाटी बनने से हमारे नगर की माताओं, बहनों और बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और ये चौपाटी सुरक्षित भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। तो ऐसा सब करने के लिए लेकर के आए। कलेक्टर साहब को धन्यवाद हुआ है।
शीतकालीन अवकाश और 3 दिन की हड़ताल के बाद अब जिले के सरकारी स्कूल एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। आज यानी 1 जनवरी से सभी सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। करीब 11 दिनों के लंबे अंतराल के बाद छात्र दोबारा कक्षाओं में लौटे हैं, जिससे पढ़ाई फिर रफ्तार पकड़ेगी। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। इसके बाद रविवार और सामान्य छुट्टियों के चलते स्कूल खुलने थे, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल कर दिया था। इस हड़ताल में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए, जिसके कारण कई सरकारी स्कूलों में ताले तक नहीं खुल पाए। बुधवार को हड़ताल समाप्त होने के बाद अब शिक्षक 1 जनवरी से स्कूल लौट गए हैं और पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल खुलने के अगले ही दिन 2 जनवरी से सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इसका समय सारणी पहले ही जारी कर दिया गया है। लंबे अवकाश के बाद स्कूल खुलने से छात्रों की पढ़ाई में तेजी आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि यह उम्मीद कितनी पूरी होती है और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिल पाती है या नहीं। बिलासपुर जिले में अवैध धान संग्रहण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने 3 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में करीब 4,80,000 रुपए मूल्य का अवैध धान जब्त किया गया है। जिला खाद्य विभाग के अनुसार 3 संस्थानों से कुल 390 बोरियों में भरा 155 क्विंटल धान बरामद किया गया है। यह पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य विभाग और मंडी विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा की गई। जांच के दौरान कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र मुरकुटा में एक व्यापारी के पास से 63 बोरी यानी 25 क्विंटल धान पकड़ा गया। वहीं कोटा मंडी क्षेत्र में दिनेश राज लोरमी के वाहन से 100 बोरी यानी 40 क्विंटल धान जब्त किया गया। इसके अलावा कर्मा ट्रेडर्स चंगोरी कोटा से 227 बोरी यानी 90 क्विंटल धान बरामद हुआ। सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ मंडी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध धान संग्रहण और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब तक जिले में ऐसे 56 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 36,83,000 रुपए मूल्य का 304 क्विंटल धान जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर पुलिस की मुहिम चेतना के तहत 9 वर्ष में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए कीमती मोबाइल फोन तलाश कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। बिलासपुर जिले में मोबाइल गुम होने की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। साइबर सेल और जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की ट्रैकिंग शुरू की। जांच के दौरान छत्तीसगढ़ के कई जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा और महाराष्ट्र से करीब 100 मोबाइल फोन बरामद किए गए इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 31 दिसंबर को जब ये मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए तो जिन लोगों ने मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी वे भी भावुक नजर आए। किसी के लिए यह मोबाइल रोजगार का साधन था तो किसी के लिए अपनों की यादों से जुड़ी अमानत। 9 वर्ष से पहले अपनी खोई हुई चीज वापस पाकर लोगों के चेहरों पर साफ मुस्कान दिखाई दी। अलग अलग लोगों से मोबाइल गुमने की शिकायत मिली थी, जिसको जांच किया जा रहा था और अलग अलग राज्य से झारखंड, उड़ीसा वगैरह से ऐसे कुल 100 मोबाइल बरामद किए गए थे, जिसको उनके ऑनरों को आज वितरित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर। बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र से पुलिस ने जंगल के भीतर चल रहे संगठित जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान जुए के संचालन से जुड़े 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए क्या है पूरी खबर। मामला चौकी बेलगहना थाना कोटा क्षेत्र के बगघरा जंगल का है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम जंगल पहुंची और घेराबंदी कर ताश से जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे और यह गतिविधि सुनसान जंगल में लंबे समय से चलाई जा रही थी। मौके से जुए में इस्तेमाल की जा रही ताश की गड्डियां और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।
बेलगहना चौकी क्षेत्र में जंगल में जुआ खेलने की सूचना चौकी प्रभारी को मिली थी। तत्काल टीम बना करके उसमें रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 1,18,000 रुपये कैश जब्त हुए हैं। साथ ही आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं, 7 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं और जुआ खिलवाने वाले 2 और लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। उनको भी हमने जो है नाम खोला है और साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ हमने संगठित अपराध की धाराएं बीएनएस की धारा 112 जोड़ करके उन सभी को न्यायिक रिमांड में भेजा है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 1,18,700 रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला कि जुए का संचालन सीमावर्ती इलाकों में संगठित तरीके से किया जा रहा था। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध कानून और संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नए साल 2026 के पहले ही दिन बिलासपुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कानन पेंडारी जू में पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिली। नए साल के जश्न के बीच लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और पिकनिक का आनंद लेने के लिए कानन पेंडारी पहुंचे। शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों और बाहर से भी लोग यहां नया साल मनाने पहुंचे। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते कानन पेंडारी जू में सुबह से ही चहल पहल नजर आई। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की टोलियां जानवरों को देखने, हरियाली के बीच समय बिताने और यादगार पल कैद करने में जुटी रही। लोग घूमने के साथ साथ पिकनिक का भी आनंद लेते नजर आए। व्यवस्थाओं का जायजा लेने और पर्यटकों की स्थिति जानने ग्रैंड न्यूज की टीम कानन पेंडारी पहुंची। इस दौरान जू के SDO राजेंद्र सोढ़ी ने बताया कि नए साल को देखते हुए इस बार 20,000 से अधिक पर्यटकों के आने की संभावना को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं की गई थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती, फायर सेफ्टी के इंतजाम और डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। SDO ने यह भी कहा कि पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अपना कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन अपने बिलासपुर जिले का मुख्य पर्यटन केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 पर्यटक आसपास के यहाँ वन्य प्राणियों की जागरूकता के दृष्टिकोण से आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पूरी व्यवस्था चौक व्यवस्था की गई है। खास करके पुलिस, हेल्थ, NCC के कैडेट्स आए हुए हैं, यातायात पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, अग्निशमन सेवा की टीम लगी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी बहुत अच्छा ये रखा गया है और वन्य प्राणियों के हिसाब से अभी देखने में ग्रामीणों का और पर्यटकों का जो उत्साह है वो विशेष करके रॉयल बंगाल टाइगर और सफ़ेद शेर, लायन, खास करके हिप्पोपोटामस में अभी मैं खुद घूम के आ रहा हूँ, उसके हिसाब से अच्छी भीड़ है। अभी भी ऐसी दुर्घटना या घटना नहीं हुई है जिससे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो। वहीं जब ग्रैंड न्यूज की टीम ने घूमने आए सैलानियों से बातचीत की तो उनकी राय कुछ अलग नजर आई। कई सैलानियों ने कहा कि सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या कम नजर आ रही है। सैलानियों का कहना था कि कानन पेंडारी में लंबे समय से नए जानवरों या पक्षियों की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों का आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि पहले यहाँ नए जानवर और पक्षी देखने को मिलते थे, लेकिन अब वही पुराने जानवर रह गए हैं। इसी कारण लोग बार बार यहाँ आने में उतना रुचि नहीं दिखाते। ये बिलासपुर के पास कानन पेंडारी है। अपन फैमिली के साथ में नए वर्ष के में आए हैं, नए वर्ष मनाने। बहुत अच्छा है और देखा जाए तो व्यवस्था सही है, कोई वो नहीं है, पर वो है पानी की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, बैठ के खाने का भी व्यवस्था है। बहुत अच्छा है।
क्या लगता है यार, कुछ कमी बेसी जानवरों में? क्या जानवरों में कमी बेसी है, बच्चों के लिए गार्डन में भी वो है, फूल पौधे का कमी है, थोड़ा फूल पौधे लगना चाहिए। और क्या बोलते हैं, और जो बड़ा बड़ा वो बना हुआ है इसमें जानवर कम है, मतलब यहाँ 2 ठो 4 ठो रहना चाहिए, वहाँ बहुत कम है, लेकिन पास में है करके ठीक है एक हिसाब से। कानन पेंडारी लेके आए थे बच्चों को, बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए खासकर। यहाँ है लॉयन है, टाइगर है, तेंदुआ है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा और डेवलप होना चाहिए। बच्चों से बातचीत के दौरान भी यही बात सामने आई। बच्चों ने कहा कि उन्हें नए जानवर, नए पक्षी और खास तौर पर सांप और दुर्लभ प्रजातियां देखना अच्छा लगता है, लेकिन अब वहां ऐसी विविधता नहीं नजर आती। बच्चों का कहना था कि पहले जो जानवर यहाँ हुआ करते थे वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार नए साल के दिन करीब 15,000 के आसपास ही सैलानी कानन पेंडारी जू पहुंचे, जबकि पहले यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। यह आंकड़ा प्रशासन और पर्यटन विभाग के लिए एक चिंता का संकेत माना जा रहा है। हाँ, जितने हैं उतने मैं एक बार और आ चुकी हूँ यहाँ, तब तो वहाँ पास सारे मतलब जितने जानवर थे उतने ही हैं, बाकी कोई नया है तो अभी उन्होंने देखा नहीं, कोई डिस्कवर नहीं किया है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा, झूले भी हैं और सब कुछ है, और यहाँ पर पानी थोड़ा सा मिल जाता, और यहाँ पर और भी जानवर ऐड होना चाहिए, जैसे कि स्नेक और अदर एनिमल्स और ऐड होना चाहिए, तो अच्छा लगेगा यहाँ पर। कानन पेंडारी जू जिले का एकमात्र प्रमुख चिड़ियाघर है, जहां कभी दूर दूर से लोग घूमने आया करते थे, लेकिन अब व्यवस्थाओं में ठहराव और पशु पक्षियों की कमी के चलते इसकी रौनक धीरे धीरे काफी फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब जरूरत है कि प्रशासन और पर्यटन विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, नए जानवरों और पक्षियों की व्यवस्था करें और कानन पेंडारी को फिर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ की खोई हुई रौनक वापस लौट सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नए साल के मौके पर बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी जू में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले के साथ साथ दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने और पिकनिक मनाने यहां पहुंचे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। कानन पेंडारी जू में दिन भर चहल पहल बनी रही। परिवार, महिलाएं और बच्चे जानवरों को देखने और प्रकृति का आनंद लेने में जुटे रहे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों के कारण माहौल बिगड़ता नजर आया। जू परिसर में खुलेआम मारपीट की घटना सामने आई, जिससे वहां मौजूद सैलानियों में अफरा तफरी मच गई। यह पूरी घटना ग्रैंड न्यूज की टीम ने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग आपस में झगड़ते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग डर और हैरानी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने प्रशासन के सुरक्षा दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब जू में हजारों की संख्या में पर्यटक मौजूद थे, तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कितनी सख्ती बरतता है। नए साल के मौके पर बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी जू में हजारों की संख्या में सैलानी घूमने पहुंचे। भीड़ के बीच एक 4 वर्षीय मासूम बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही कानन पेंडारी में तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे जू परिसर में बच्चे की तलाश शुरू की गई। कुछ ही समय में पुलिस टीम ने मासूम को सुरक्षित खोज निकाला। इसके बाद बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया गया। बच्चे के पिता सुरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि भीड़ के कारण उनका बेटा उनसे अलग हो गया था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनका बच्चा सुरक्षित मिल गया। उन्होंने पुलिस और जू प्रबंधन का आभार जताया। वहीं कानन पेंडारी जू के रेंजर ने बताया कि बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। उन्होंने सैलानियों से अपील की कि भीड़ में अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यही आगे से जो सांप का घर है ना, वहीं से बच्चे लोग झूला के लिए दौड़ गए थे, तो उसी में थोड़ा गुम हो गया था। और अभी हम लोग को बच्चा जो है मिल चुका है पुलिस के द्वारा। कहाँ पर गुमा था, कब, कितना बजे आए थे, कहाँ से आए हुए, क्या नाम बच्चे, कितना वर्ष का बच्चा? बच्चे का नाम है गौरांश कुमार साहू, उम्र है 4.5 वर्ष। कितने टाइम बाद मिला बच्चा? ये हमको 10 मिनट बाद मिल गया है। ठीक ठीक। कहाँ से आया है? ये सिलदहा।
4 साल का बच्चा गगन अपने माता पिता से मिल गया है, भीड़ की वजह से गुम गए थे। तो मिल गया है माता पिता के। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन के तहत बिलासपुर जिले को स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। जिले के दूरस्थ और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों की शुरुआत की गई है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों का शुभारंभ बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया। कलेक्टर ने बताया कि ये यूनिट खास तौर पर जिले के दुर्गम और बैगा विशेष ग्रामों में नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। अब ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों तक भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं खुद उनके गांव तक पहुंचेंगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और स्थानीय वॉलंटियर की तैनाती की गई है। इन यूनिटों के माध्यम से 25 प्रकार की जांच सुविधाएं और 106 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट हर महीने 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाएंगी, जहां जांच, इलाज और दवाओं का वितरण किया जाएगा। इस योजना से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी, मलेरिया, कुपोषण, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज संभव हो सकेगा। यह पहल आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मजबूत और भरोसेमंद कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बिलासपुर जिले में हमारे जो बैगा जनजाति हैं, जो विशेष संरक्षित जनजाति हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने क्लब करके बनाई हुई है, जिसमें अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि उन पूरे एरियाज़ में किस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन पूरे एरिया में लाइट, मोबाइल टावर, हर एक जो भी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं का 100% सारे लोगों को लाभ मिले। उन जगह पे बहुत देसी सेंटर्स जो वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी स्कूल्स भी है वहाँ पे, और इस तरह से बहुत सारे योजनाएं हैं जिसका उन हमारे जो भाइयों हैं जो बहुत सालों से विकास की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए थे, तो भारत शासन की ये पीएम जनमन योजना है, जिसमें बहुत सारे विभागों को जोड़ करके उन एरियाज़ में इन विभागों की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट वो आई हैं जिले में, और ये आज उनको लोकार्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जा रही हैं। मंडल ने इस बार साफ और सख्त शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को किसी भी स्थिति में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुखों पर डाली गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने भी स्पष्ट किया कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले के सभी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। उन्होंने कहा कि मंडल के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब इन निर्देशों की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्रैंड न्यूज की टीम शहर के कुछ प्रमुख स्कूलों का दौरा करने पहुंची, तो तस्वीर कुछ मिली जुली नजर आई। कई स्कूलों में जहां प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी चल रही थी, वहीं कुछ विद्यालयों में प्रैक्टिकल लैब बंद पाई गई और परीक्षा जैसा माहौल कहीं दिखाई नहीं दिया। टीम जब राजेंद्र नगर स्कूल पहुंची और वहां के प्राचार्य से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में 4 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। उनका कहना था कि तैयारी पूरी कर ली गई है और निर्धारित तिथि से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आज से जो है जनवरी में ये प्रैक्टिकल कक्षा 10 से 12 तक के होना है। इसमें थोड़ा समय भी लगता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमको समय दिया है। उस निर्धारित तिथि तक हम जो है परीक्षा का संचालन कर लें और समय पर डाटा जो है प्रैक्टिकल परीक्षा का जो डाटा है उसको हम माध्यमिक शिक्षा मंडल को उपलब्ध करा सकें। तो ये भी साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत तीव्र गति से काम होगा ऐसा लगता है। और अब शिक्षकों से मैं आग्रह करूंगा कि अब जो है बिल्कुल इस पर कहीं पर भी हलाली ना करें और समय पे बच्चों के हित में काम को करते रहें। एक अच्छा
बिलासपुर ज़िला का मैसेज जाए वहाँ पर, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बोर्ड के नियमानुसार 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के मध्य प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और साथ ही साथ प्रायोजना वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह है वो संपन्न कराना है 10वीं और 12वीं का। तो उस तारतम्य में बोर्ड के द्वारा जो एक्सटर्नल नियुक्त किए गए हैं उनसे संपर्क करके ये बोर्ड का एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो संपन्न होता है। और साथ ही अगर प्रायोजना की जहाँ तक बात करें तो प्रायोजना अपने स्कूल स्तर पे होता है। तो हमारे यहाँ भी बोर्ड के जो नियुक्त हैं एक्सटर्नल, उनमें फिजिक्स के हैं तो वो 7 तारीख को निर्धारित हुआ है, और केमिस्ट्री का है वो 10 तारीख को, और विज्ञान का है वो अपने को 13 तारीख को ये निर्धारित हुआ है उनसे। इसके बाद जब ग्रैंड न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ स्कूल पहुंची तो वहां लैब में विद्यार्थियों की पढ़ाई चलती हुई मिली। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के निर्देश मिल चुके हैं और विद्यालय पूरी तरह से तैयार है। वहीं स्वामी आत्मानंद अंबेडकर स्कूल में जब टीम पहुंची तो देखा गया कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बायोलॉजी प्रैक्टिकल की तैयारी कराई जा रही थी। शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोगों की जानकारी दे रहे थे और परीक्षा से पहले उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। इस तरह जिले के अलग अलग स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारियों का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं तैयारी पूरी दिखी तो कहीं अभी भी व्यवस्थाएं शुरू होने का इंतजार करती नजर आई। सवाल यह है कि जब मंडल ने 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो कुछ स्कूलों में अब तक लैब बंद क्यों हैं? शासन ने इस समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जल्दी कर दिया है और परीक्षाएं भी इस समय जल्दी है, तो अचानक थोड़ा सा बीच में अवकाश भी होने के कारण और अन्य प्रशासकीय दायित्व के देने के कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन बच्चों का प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी और बहुत अच्छे संपन्न होंगी, समय पे होंगी। उसके ऑर्डर्स भी आ गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी लैब अप टू डेट रहती है छत्तीसगढ़ स्कूल की, और छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत पिछले साल से कम है। कुछ निर्माण कार्य भी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ स्कूल में, इसीलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। लड़के तैयार हैं, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सारे तैयार हैं और हम लोग परीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और तैयार हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है और 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में बोर्ड की जितने भी क्लासेस हैं 10वीं 12वीं के, इनके जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं, परीक्षा जो है संपन्न कराना है। तो इसके लिए जो भी तैयारी है हमारी पूरी हो चुकी है। प्रैक्टिकल्स बच्चों को हमने करा दिया है एक बार, अभी रिविजन्स करा रहे हैं उन प्रैक्टिकल्स का, कि जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है उनका रिविजन्स करा रहे हैं। बच्चों को हैंड ऑन्स भी करा रहे हैं कि वो खुद करके देखें उन चीज़ों को। हमारे पास नए माइक्रोस्कोप्स और जितने भी रिक्वायरमेंट एरियल्स है और जितने आवश्यक सामग्रियाँ हैं वो सभी उपलब्ध हैं हमारे शाला में। अभी इसी साल ही काफ़ी हम लोगों ने जो भी रिक्वायरमेंट्स जो नहीं था, केमिकल्स वगैरह नहीं थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे केमिस्ट्री में, बायो में और फिज़िक्स के, वो सारे हमने मंगाए हैं और वो चल रहा है जो है प्रैक्टिकल। मंडल और शिक्षा विभाग का दावा है कि इस बार 90% से अधिक रिजल्ट लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बेहतर निगरानी, समय पर परीक्षाएं और सख्त नियमों से छात्रों का प्रदर्शन सुधरेगा और जमीनी हालात को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि रिजल्ट का असली सच परीक्षा और उसके निष्पक्ष आयोजन के बाद ही सामने आएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन के दावे कितने मजबूत साबित होते हैं और क्या वाकई प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी छात्रों को बेहतर परिणाम दिला पाएगी, क्योंकि अंत में कागजों पर नहीं, रिजल्ट में ही सिस्टम की सच्चाई नजर आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
आज यानी 1 जनवरी 2026 से जिले के सभी शासकीय विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू करने राज्य शासन ने निर्देश दिए थे। इसी निर्देश के पालन में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का आदेश भी जारी किया था। उद्देश्य साफ था, कर्मचारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाना और समय पर कार्यालय संचालन सुनिश्चित करना। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। सरकार के इस आदेश की जमीनी हकीकत जानने के लिए जब ग्रैंड न्यूज की टीम जिला मुख्यालय के विभिन्न शासकीय विभागों का दौरा करने निकली तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। हकीकत ये है कि 1-2 विभागों को छोड़कर अधिकांश विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। टीम ने जब शिक्षा विभाग का जायजा लिया तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी ने बायोमेट्रिक कार्य शुरू होने की बात कही, लेकिन जब टीम ने कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, सांख्यिकी विभाग, यांत्रिकी विभाग और कलेक्टर कार्यालय समेत 1 दर्जन से ज्यादा विभागों का निरीक्षण किया तो वहां कहीं भी आधार अपडेट या बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम चालू नहीं मिला। कई विभागों में कर्मचारियों से पूछने पर यही जवाब मिला कि अभी तक ना तो मशीनें आई हैं और ना ही किसी तरह की स्पष्ट जानकारी दी गई है। कुछ जगहों पर तो कर्मचारी को यह भी नहीं पता था कि आज से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू होनी थी। इस पूरे मामले पर जब जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से ग्रैंड न्यूज ने बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ विभागों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि जिन विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू नहीं हुआ है वहां कारणों की जांच की जाएगी और शीघ्र इसे लागू कराया जाएगा। इसमें क्योंकि आज 1 जनवरी 2026 है और शासन के निर्देश थे कि ई ऑफिस और बायोमेट्रिक, तो मेरे यहाँ कलेक्ट्रेट में अभी करीब 109 लोगों ने बायोमेट्रिक काज किया है और इसमें कुछ लोगों का बचा है, तो आज उनको स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि उनका बायोमेट्रिक क्यों नहीं हुआ, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम है। ई ऑफिस का जैसा आपने बताया तो अभी 123 टोटल ऑफिसर्स हैं, वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर वास्तव में सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली जमीन पर भी लागू हो पाएगा, क्योंकि जब आदेश लागू होने के पहले ही दिन अधिकतर विभागों में व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई तो निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। देखना ये होगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम सिर्फ घोषणा बनकर रह जाता है या वास्तव में सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति में बदलाव आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुलौनी से महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़िता संगीता साहू ने गांव के सरपंच धनेश साहू पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 5 बजे जब पीड़िता के पति सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने बाहर गए हुए थे और वह घर में सो रही थी, तभी आरोपी घर के अंदर घुस आया और बिस्तर पर बैठकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। घबराकर पीड़िता चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली। आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए और आरोपी को घर से निकलते हुए देखा। पीड़िता ने तत्काल अपने पति को घटना की जानकारी दी और परिवार से सलाह के बाद पचपेड़ी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और बार-बार थाने में गुहार लगाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आखिरकार पीड़िता और उसके परिजन न्याय की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और उस महिला ने जहर खा लिया। पूरा मामला सुलौनी गांव का है जो पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आखिर क्या कुछ हुआ है, घटना किसने ये हरकत की, उनके पति अभी हमारे बीच मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है, क्यों आपकी जो पत्नी है उन्होंने जहर खा लिया। हम उस दिन बेल्हे गाँव में नाच हो रहे थे छत्तीसगढ़ ही। हम सुबह 4 बजे गए थे सुबह, तो हमको वहीं देखा 4 बजे। तो उसके बाद वो 5:30-4 बज के उसे 4:30 बजे या 5 बजे आ गया हमारे घर में। घर में घुस गया, अकेला पकड़, फिर छेड़छाड़ के मुंह धरा, सीना बाहें धर रहे थे वो। फिर उसके हमारे बच्चे को उठाया, हमारे बीबी फिर उठा तो जा मैं भेजा मेरे बेटे को, तेरे बड़े अम्मा को उठाओ। तो जाकर उठाया, चिल्लाया तो सब उठा हमारे भौजी ने। फिर ये डर गया होगा, चिल्ला रखेगा तो फिर हल्का रह पाया। फिर हमारा बीबी झटका कर बाहर निकला चिल्लाते चिल्लाते रोते समय। तो चिल्लाया, बाहर निकला, फिर पड़ोसी भी उठ गया।
आसपास का पूरे। कौन है व्यक्ति? धनेश साहू। कौन है वो? धनेश साहू। क्या करते हैं वो? सरपंच है अभी। सरपंच है? हाँ। उन्होंने ऐसा किया? हाँ, वही किया ऐसा। फिर आपकी पत्नी जहर खा ली तो कार्रवाई किया, थाना में रिपोर्ट लिखा। हाँ। तो थाना वाला सब किया, तो थाना वाला भैया यहीं बिलासपुर के लेडीज हॉस्पिटल है, लेडीज के पास जाओ कि थाने में बयान लेगा। तो यहाँ आया तो बयान लिया, कुछ नहीं किया। फिर उसका बयान फिर भेजा बिलासपुर, जाओ कोर्ट में। तो कोर्ट गया, वहाँ भी बयान लिया, तो वहाँ भी कुछ नहीं बताया हमको। फिर थाने वाला फिर हमको फ़ोन करके बुलाया, 2 गवाही उसका फ़ोटो दो हमको। तो ठीक है, हमारे अभी देंगे बोला। तो गया वहाँ थाना में, फ़ोटो दिया तो फिर उसको बोला, वो बोला हमको उसका नंबर रखो क्या, धनेश साहू का। तो हम रखे धनेश साहू का नंबर। तो लो लिखो क्या, तो नंबर लिखा, धनेश साहू का नंबर लिखा। फिर उस पुलिस ने फ़ोन लगाया, घंटी गया तो काट दिया, हमारे सामने उठाया नहीं, काट दिया। फिर हम गए अंदर में तो फ़ोटो दिया 2 गवाही का। फिर हम चला गया घर। तो अभी कैसी है आपकी पत्नी की स्थिति? अभी गंभीर में है, अभी कुछ कहीं नहीं जा सकते। इनका साफ तौर पर आरोप है कि ग्राम के सरपंच ने इनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद इनकी पत्नी ने इस व्यथा से तंग आकर जहर खा लिया और अभी वो यहाँ इस वेगस अस्पताल में भर्ती है, जहाँ उनके पति बता रहे हैं कि वो गंभीर स्थिति में है, उनका इलाज अभी जारी है। अब देखना होगा कि उस ऐसे सरपंच के प्रति पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या इन पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में नए साल के जश्न के बीच हिंसा की एक और गंभीर घटना सामने आई है। तोरवा थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशा बेचने से मना करने पर 2 भाइयों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों हमलावरों ने युवक की पीठ पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। नव वर्ष के पहले दिन धर्मनगरी रतनपुर पूरी तरह भक्ति रस में डूबी नजर आई, जहां बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। साल की शुरुआत मां महामाया के दर्शन से करने के लिए तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और उल्लास से सराबोर हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। माता के जयकारों और भजन कीर्तन से वातावरण गुंजायमान रहा। भक्तों ने गर्भगृह में पहुंचकर मां के चरणों में मत्था टेका और परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा भंडारे की भव्य व्यवस्था की गई, जहां श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। नव वर्ष के अवसर पर रतनपुर के प्रवेश द्वार स्थित खंडोबा मंदिर और भैरव बाबा मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सव और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। मां महामाया के दरबार में उमड़ी यह भीड़ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का जीवंत प्रमाण बन गई, जिससे नववर्ष के पहले दिन को और भी मंगलमय बना दिया। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।